11 जनवरी 1982 मुंबई का वडाला इलाका। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। अंबेडकर कॉलेज के बाहर बस स्टॉप पर आम दिनों जैसी ही भीड़ थी। कुछ छात्र हाथ में मोटी किताबें लिए खड़े थे। कुछ प्रोफेसर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। दूर से लोकल ट्रेन के हॉर्न की आवाज आ रही थी। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था, बहुत शांत, बहुत साधारण। लेकिन इस सामान्य सी दिखने वाली दोपहर के पीछे एक बहुत बड़ा जाल बिछा था। इतना बारीक, इतना गहरा कि जिसके लिए वो बिछाया गया था उसे भी उसकी भनक नहीं थी। वो जो बस स्टॉप पर छात्र खड़े थे वो असल में छात्र नहीं थे। उनके हाथों में जो मोटी किताबें थीं, उन किताबों के पन्ने अंदर से कटे हुए थे और उन खाली जगहों में भरी हुई पिस्तौलें रखी थीं। वो मुंबई क्राइम ब्रांच के सबसे तेज 18 अफसर थे जो भेष बदलकर एक ऐसे आदमी का इंतजार कर रहे थे जिसने पूरी मुंबई की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसा आदमी जो अनपढ़ गुंडा नहीं था। वो एक पढ़ा लिखा रसायन विज्ञान का छात्र था जो दिमाग से शतरंज खेलता था, जो हमेशा अपने साथ एक पिस्तौल, एक रामपुरी चाकू और तेजाब की एक शीशी लेकर चलता था। एक ऐसा आदमी जिससे दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े माफिया थर थर कांपते थे। अचानक सड़क के किनारे एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। पुलिस वालों की धड़कनें तेज हो गईं। आज जो होने वाला था वो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। आज भारत का सबसे पहला एनकाउंटर होने वाला था। लेकिन एक सीधा साधा पढ़ा लिखा छात्र मुंबई का सबसे खतरनाक गैंगस्टर कैसे बन गया? यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बहुत बड़े धोखे की, एक टूटे हुए सिस्टम की और एक ऐसे इंसान की जिसे इस सिस्टम ने बनाया और फिर इसी सिस्टम ने मिटा दिया। 8 अगस्त 1944 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का एक छोटा सा गांव रणपत, कोंकण की उस हरी भरी मिट्टी में जहां समुद्र की हवा दिन रात बहती थी और जिंदगी अपनी धीमी सी रफ्तार से चलती थी, वहां एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मनोहर अर्जुन सुर्वे। उस दिन उस छोटे से गांव में किसी को नहीं पता था कि इस बच्चे की आंखों में जो चमक है वो एक दिन मुंबई के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी चमक जो पहले रोशनी बनेगी और फिर आग। बचपन के कुछ साल रत्नागिरी की उस मिट्टी में बीते, पर साल 1952 में परिवार ने एक बड़ा फैसला किया। बेहतर जिंदगी की तलाश में, जैसा उस जमाने के लाखों परिवारों ने किया, मनोहर का परिवार मुंबई आ गया। मुंबई वो शहर जो सपने देता है और सपने तोड़ता भी है। परेल इलाके में एल्फिंस्टन रोड के पास एक छोटी सी चाल में उनका नया जीवन शुरू हुआ। घर में माँ थी, सौतेला पिता था और एक सौतेला बड़ा भाई था, भार्गव सुर्वे। घर की माली हालत बहुत खराब थी। सौतेला पिता मिल में काम करता था। दिन रात पसीना बहाने के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। वो गरीबी जो दीवारों से टपकती थी, जो खाने की थाली में दिखती थी, जो हर सुबह नई चुनौती लेकर आती थी, उस गरीबी ने दोनों भाइयों पर अलग अलग असर डाला। भार्गव सुर्वे ने उस गरीबी से लड़ने का एक छोटा रास्ता चुना, अपराध का रास्ता। दादर के अगर बाजार में उसने दुकानदारों को डराना और उनसे पैसे वसूलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहल्ले में उसका नाम फैला भार्गव दादा। उसका एक खास दोस्त था सुरेश देसाई, जो हर गलत काम में उसका साथ देता था। पर मनोहर इन सब से बिल्कुल अलग था। जब भार्गव गलियों में घूमता था, मनोहर किताबों में डूबा रहता था। उसे पढ़ाई से इश्क था, एक ऐसा इश्क जो उसे उस चाल की तंग दीवारों से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता था। मनोहर ने 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास की और फिर वो कदम उठाया जो उसके पूरे मोहल्ले में किसी ने नहीं उठाया था। उसने दादर के कीर्ति कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। कॉलेज में वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता था, साफ सुथरा रहता था, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था। उसके शिक्षक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मनोहर ने रसायन विज्ञान में 78% अंकों के साथ अपनी डिग्री पूरी की। उस जमाने में एक गरीब मजदूर के सौतेले बेटे का इतने अच्छे अंकों के साथ ग्रेजुएट होना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लोग उसे इज्जत से देखते थे। माँ की आंखें भर आती थीं और मनोहर खुद एक शरीफ, इज्जतदार इंसान बनना चाहता था। एक अच्छी नौकरी, एक सम्मानजनक जिंदगी, बस यही सपना था उसका। और यह सपना झूठा नहीं था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल था 1969। यह वो साल था जिसने एक सीधे साधे मनोहर को हमेशा के लिए मार दिया। भार्गव दादा और उसके दोस्त सुरेश देसाई की डांडेकर नाम के एक व्यापारी से किसी बात पर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि भार्गव और सुरेश ने मिलकर डांडेकर को हॉकी स्टिक और बांस के डंडों से बहुत बुरी तरह पीटा। इस मारपीट में डांडेकर की मौके पर ही मौत हो गई। जिस समय यह हत्या हुई, मनोहर भी वहीं मौजूद था। उसने किसी को नहीं मारा था, उसके हाथ खून से नहीं रंगे थे। वो बस वहां था, बस इतना ही उसका गुनाह था। पर पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं था। दादर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दाभोलकर ने भार्गव और सुरेश के साथ 25 साल के मनोहर को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस स्टेशन में मनोहर को बहुत बेरहमी से पीटा गया। वो बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। एक पढ़े लिखे लड़के की आवाज जो सच बोल रहा था उस रात उन दीवारों के बीच दब गई। मामला कोर्ट में गया। जज के सामने एक होनहार छात्र का पूरा भविष्य दांव पर लगा था, पर सिस्टम ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मनोहर को भी इस हत्या का दोषी मान लिया। उसे अपने भाई के साथ उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एक पढ़ा लिखा लड़का जिसने जिंदगी में कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था, उसे हत्यारा बनाकर जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। मनोहर को पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया और यहीं इन्हीं ऊंची दीवारों के बीच मनोहर अर्जुन सुर्वे हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसकी जगह पैदा हुआ मान्या सुर्वे। यरवदा जेल की ऊंची दीवारें मान्या के अंदर के गुस्से को हर रोज और बढ़ा रही थीं। वो रात को छत की तरफ देखता रहता था और सोचता रहता था उस सिस्टम के बारे में जिसने उसे यहाँ पहुंचाया, उस अदालत के बारे में जिसने उसकी एक नहीं सुनी, उस इंस्पेक्टर दाभोलकर के बारे में जिसने बिना सोचे उसे मुजरिम बना दिया। वो गुस्सा जो पहले एक चिंगारी था अब धीरे धीरे एक दहकती हुई भट्टी बन रहा था और उस भट्टी में वो पुराना मनोहर जल रहा था। वो भोला, पढ़ा लिखा, सपने देखने वाला लड़का राख होता जा रहा था। मान्या को जेल के अंदर बहुत जल्दी समझ आ गया कि यहाँ कानून नहीं चलता, ताकत चलती है। जो कमजोर है वो रौंदा जाता है, जो मजबूत है वो राज करता है। और मान्या ने तय कर लिया कि वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। यरवदा जेल में सुहास नाम का एक खतरनाक गुंडा था जिसे लोग पोठिया भाई कहते थे। पोठिया भाई जेल के अंदर अपनी दहशत से राज करता था। नए कैदियों को तोड़ना उसका शगल था। उसने मान्या को भी तोड़ने की कोशिश की, पर मान्या टूटा नहीं। दोनों के बीच कई बार भयानक लड़ाइयां हुई। मान्या हर बार उठा, हर बार लड़ा और हर बार और सख्त होकर उठा। जेल प्रशासन ने जब मान्या के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखा तो उन्होंने उसे यरवदा से रत्नागिरी जेल भेज दिया, पर वो नहीं जानते थे कि वो आग को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, बुझा नहीं रहे। रत्नागिरी जेल में मान्या ने वो काम किया जो शायद किसी और गैंगस्टर ने नहीं किया। उसने पढ़ना शुरू किया, पर इस बार वो किताबें नहीं जो कॉलेज में पढ़ी थीं। इस बार वो पढ़ रहा था विदेशी लेखक जेम्स हेडली चेज के अपराध के उपन्यास। वो पढ़ता था कि कैसे बड़ी बड़ी चोरियां की जाती हैं, कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जाती है, कैसे भागने के रास्ते पहले से तैयार किए जाते हैं, कैसे एक ऑपरेशन को इतनी सफाई से अंजाम दिया जाता है कि कोई सबूत न बचे। वो किताबों को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो अपनी आने वाली जिंदगी की पूरी योजना उन किताबों से बना रहा था। जेल उसकी पाठशाला बन गई थी और वो सबसे होनहार छात्र था। 14 साल की सजा में से 9 साल बीत चुके थे। साल आ गया 1969। मान्या अब और जेल में नहीं रहना चाहता था। उसने भागने का एक बेहद चालाक प्लान बनाया जो उसकी उसी तेज दिमागी की मिसाल था जो कभी रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए बनी थी। उसने रत्नागिरी जेल में खराब खाने की शिकायत करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। उसका वजन 20 किलो कम हो गया। उसकी हालत इतनी खराब दिखने लगी कि जेल प्रशासन डर गया। उन्हें लगा कि अगर यह कैदी जेल के अंदर मर गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उसे इलाज के लिए एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया और मान्या को बस इसी मौके का इंतजार था। 24 नवंबर 1969 की रात अस्पताल में चारों तरफ सन्नाटा था। रात की ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले सुस्त थे। उन्हें क्या पता था कि यह रात मुंबई के इतिहास में दर्ज होने वाली है। तभी मान्या के 2 दोस्त शेख मुनीर और बाजिया पाटिल अस्पताल में दाखिल हुए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की आंखों में अचानक लाल मिर्च का पाउडर झोंक दिया। पुलिस वाले तड़पते रहे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मान्या उस अस्पताल से बाहर था। मुंबई की रात में आजाद पूरे महाराष्ट्र में यह खबर आग की तरह फैल गई। एक पढ़ा लिखा कैदी इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से भाग निकला था। यह किसी सिनेमा की कहानी जैसा लग रहा था, पर यह सच था और यह सच मुंबई पुलिस के लिए एक तमाचा था। वो तमाचा जिसकी गूंज आने वाले 3 सालों तक सुनाई देगी। जेल से बाहर आते ही मान्या ने सबसे पहला काम यह किया कि अपना एक मजबूत गैंग बनाया। उसने उन लोगों को चुना जो वफादार थे, तेज थे और डरते नहीं थे। शेख मुनीर जिसने अस्पताल से उसे भगाया था वो उसका सबसे करीबी साथी बन गया। बाजिया पाटिल, विष्णु पाटिल और उदय शेट्टी जैसे लोग उसके गिरोह में शामिल हो गए। पर मान्या जानता था कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। मुंबई जैसे शहर में टिके रहने के लिए दिमाग की जरूरत थी और दिमाग उसके पास था। उसने जेम्स हेडली चेज की किताबों से सीखे हुए तरीकों को असल जिंदगी में उतारना शुरू किया। 5 अप्रैल 1980 को उन्होंने पिस्तौल के दम पर एक एम्बेसडर कार चुराई। यह उनका पहला बड़ा ऑपरेशन था। फिर उन्होंने गोवंडी में सरकारी दूध योजना को निशाना बनाया और 1,26,000 रुपये लूट लिए। इसके बाद कैनरा बैंक की बारी आई। 1,60,000
10,000 रुपए, फिर माटुंगा में एक कार से 7 लाख रुपए की भारी रकम। हर बार नई जगह, हर बार नया तरीका, हर बार पुलिस के हाथ कुछ नहीं। मान्या का काम करने का तरीका बाकी सब गुंडों से बिल्कुल अलग था। वो हर ऑपरेशन से पहले पूरी जगह का खुद मुआयना करता था, भागने के कई रास्ते पहले से तय रखता था। उसके पास हमेशा एक पिस्तौल होती थी, एक रामपुरी चाकू होता था, हथगोलों से भरा एक थैला होता था और तेजाब की एक छोटी शीशी। ये तेजाब की शीशी उसकी पहचान बन गई थी। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो वो उसका नामो निशान मिटा देता था। 15 अप्रैल 1980 को उसने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज की हत्या करवा दी। 30 अप्रैल को पुलिस कांस्टेबल विजय घाटगे पर चाकू से हमला करवाया। मान्या अब किसी से नहीं डरता था, न आम आदमी से न पुलिस से। उसके इस बेखौफ अंदाज की एक बानगी थी। एक दिन उसे पैसों की जरूरत थी तो उसने अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने पैसे देने से मना कर दिया। मान्या माहिम के उस जिम में पहुंचा जहां उसका दोस्त उस वक्त कसरत कर रहा था। पूरे जिम में सन्नाटा छा गया। मान्या चुपचाप अपने दोस्त के पास गया, अपनी पिस्तौल निकाली और बिना कुछ कहे उसके दोनों पैरों में गोलियां मार दी। एक और पुराने दोस्त मस्तान ने जब पैसे देने से इनकार किया तो मान्या ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। वो अपनों को भी नहीं छोड़ता था। उसके लिए इनकार और विश्वासघात एक ही चीज थी और उसकी सजा एक ही थी। मान्या के अंदर एक आग और थी, इंस्पेक्टर दाभोलकर के लिए। वो आदमी जिसने उसे झूठे केस में फंसाया था, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। मान्या उसे लगातार फोन करके जान से मारने की धमकी देता था। दाभोलकर के अंदर मान्या का इतना भयानक डर बैठ गया कि उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली, अपने बाल काले कर ली और आखिरकार डर के मारे मुंबई छोड़कर दिल्ली अपनी बेटी के पास भाग गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कभी कानून का रखवाला था, अब खुद एक अपराधी से छुपता फिर रहा था। ये मान्या की दहशत का सबसे बड़ा सबूत था। ये वो समय था जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धा भाई का राज था। लेकिन इसी समय एक नया खिलाड़ी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद तस्करी के धंधे में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। उसका बड़ा भाई शब्बीर खासकर दाऊद के गैंग की असली रीढ़ था। दाऊद के बढ़ते प्रभाव से पठान गैंग बहुत परेशान था। अमीर जादा और आलमजेब जैसे पठान गैंग के लड़कों को अपना धंधा खत्म होने का डर सताने लगा था। उन्हें मान्या सुरवे में वो आदमी दिखा जिसकी उन्हें तलाश थी, एक पढ़ा लिखा, दिमाग से चलने वाला, किसी का डर न मानने वाला आदमी। मान्या भी पूरे शहर पर अपना राज चाहता था। दोनों के हित मिले और मान्या ने पठान गैंग से हाथ मिला लिया। यह गठजोड़ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया भूचाल लाने वाला था। मान्या ने दाऊद को सबसे गहरी चोट देने का प्लान बनाया। उसने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कासकर को मारने की तैयारी शुरू की। मान्या और उसके आदमियों ने शब्बीर की हर हरकत पर नजर रखना शुरू किया। उसके रास्ते, उसकी आदतें, उसके ठिकाने, सब कुछ नोट किया जाने लगा। 12 फरवरी 1981 की रात शब्बीर कासकर अपनी कार में अपनी प्रेमिका चित्रा के साथ मुंबई की सड़कों पर घूम रहा था। मान्या और उसकी टीम एक एम्बेसडर कार में उसका पीछा कर रही थी। उस गाड़ी को इस तरह फूलों से सजाया गया था जैसे वो किसी शादी की गाड़ी हो, ताकि किसी को शक न हो। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। शब्बीर की कार प्रभा देवी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर रुकी। जैसे ही शब्बीर ने पेट्रोल भरवाना शुरू किया, मान्या की गाड़ी वहां पहुंच गई। चारों तरफ से शब्बीर को घेर लिया गया। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मान्या ने सीधा निशाना लिया और शब्बीर के सीने में कई गोलियां उतार दी। गोलियां खत्म होने के बाद मान्या ने अपना रामपुरी चाकू निकाला और शब्बीर के शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए। शब्बीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पेट्रोल पंप की रोशनी में वो लहूलुहान शरीर पड़ा था और मान्या की गाड़ी रात के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। शब्बीर की मौत की खबर से पूरे अंडरवर्ल्ड में भूचाल आ गया। जब दाऊद इब्राहिम को यह खबर मिली तो वो उसी रात वहां पहुंचा। अपने भाई के लहूलुहान शरीर को देखकर दाऊद की आंखों में खून उतर आया। उसने वहीं खड़े होकर कसम खाई कि वो मान्या सुरवे को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर मारेगा। ये कसम सिर्फ जज्बात नहीं थी, ये एक रणनीति की शुरुआत थी। दाऊद जानता था कि मान्या से सीधे टकराना बहुत खतरनाक है। मान्या एक ऐसा आदमी था जो किसी से नहीं डरता था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे आदमी से सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल था। इसलिए दाऊद ने एक बहुत बड़ी और बहुत चालाक चाल चली। उसने पुलिस का सहारा लिया। दाऊद के आदमियों ने मान्या और उसके गैंग की हर छोटी बड़ी खबर पुलिस को देनी शुरू कर दी। मान्या कहाँ है, कब निकलता है, किसके साथ रहता है, किस रास्ते से जाता है, एक एक जानकारी दाऊद के नेटवर्क से होती हुई मुंबई पुलिस तक पहुंच रही थी। ये वो लड़ाई थी जो गलियों में नहीं,
दिमागों में लड़ी जा रही थी और इस लड़ाई में दाऊद ने मान्या को उसी सिस्टम का हथियार बनाकर मारने की योजना बनाई थी जिस सिस्टम ने मान्या को पहले तोड़ा था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्त आदेश दिया था कि मुंबई में चल रहे इस खूनी खेल को तुरंत रोका जाए। मान्या सुर्वे का नाम अब सिर्फ क्राइम ब्रांच की फाइलों में नहीं, मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंच चुका था। पुलिस कमिश्नर ने मान्या को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई। इस टीम में 3 नाम सबसे अहम थे, यशवंत भिड़े, इशाक बागवान और राजा तांबट। तीनों अफसर अपने अपने अंदाज में खतरनाक थे। तीनों जानते थे कि मान्या सुर्वे कोई साधारण अपराधी नहीं है और तीनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जिससे मान्या निकल न सके। पुलिस ने दाऊद की दी हुई जानकारी के आधार पर मान्या के आदमियों को एक एक करके पकड़ना शुरू किया। जून 1981 में मान्या का सबसे खास और सबसे भरोसेमंद साथी शेख मुनीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वही शेख मुनीर जिसने कभी अस्पताल से मान्या को भगाया था, जिसके साथ मान्या ने अपने सबसे मुश्किल दिन बिताए थे। उसका जाना मान्या के लिए सिर्फ एक साथी का जाना नहीं था, वो उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा था जो टूट गया था। धीरे धीरे मान्या का गैंग कमजोर पड़ता जा रहा था। उसके आदमी या तो पकड़े जा रहे थे या डरकर भाग रहे थे। मान्या अकेला पड़ने लगा था, पर पुलिस अभी भी मान्या तक सीधे नहीं पहुंच पा रही थी। मान्या अपना ठिकाना बहुत जल्दी बदल लेता था, कभी परेल, कभी माहिम, कभी दादर, कभी वड़ाला। वो एक जगह पर 2 रात से ज्यादा नहीं रुकता था। उसकी यही आदत उसे बचाए हुए थी। पुलिस जब तक किसी ठिकाने तक पहुंचती, मान्या वहां से जा चुका होता। ये लुका छिपी का खेल महीनों से चल रहा था और पुलिस की टीम हर बार खाली हाथ लौटती थी। तब यशवंत भिड़े और उनकी टीम ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने मान्या की कमजोरी ढूंढनी शुरू की। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, चाहे वो कितना भी सख्त क्यों ना हो। मान्या जो शख्स दुनिया के सामने एक बेरहम निर्दयी गैंगस्टर था, उसके भीतर एक इंसान भी था और उस इंसान की कमजोरी थी विद्या। विद्या मान्या की प्रेमिका, एक साधारण लड़की जो मान्या से प्यार करती थी। शायद उसे उस मान्या से प्यार था जो कभी मनोहर था, वो पढ़ा लिखा सपने देखने वाला लड़का। पर जो भी था, विद्या मान्या की जिंदगी में वो एकमात्र नर्म कोना था जो अभी बचा था। और पुलिस को जब यह पता चला तो उन्होंने उसी नर्म कोने पर वार किया। पुलिस ने एक बेहद चालाक योजना बनाई। उन्होंने एक लड़की को विद्या के पास भेजा। उस लड़की ने धीरे धीरे विद्या से दोस्ती की, उसका विश्वास जीता। महीनों की मेहनत से उस रिश्ते को इतना गहरा बनाया कि विद्या को कभी शक न हो। और फिर एक दिन उस लड़की ने पुलिस को वो जानकारी दी जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। 11 जनवरी 1982 को मान्या विद्या से मिलने वड़ाला कि अंबेडकर कॉलेज के पास आने वाला है। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा मौका था, शायद आखिरी मौका। यशवंत भिड़े ने उस रात अपनी पूरी टीम को बुलाया। हर अफसर को उसकी जगह बताई गई, हर कोण से रास्ता बंद किया गया। 18 अफसर सादे कपड़ों में तैनात किए गए। किताबों के अंदर पिस्तौलें रखी गईं। हर चीज इतनी बारीकी से प्लान की गई थी कि कोई गलती की गुंजाइश न रहे। भिड़े जानते थे कि मान्या का दिमाग बहुत तेज है। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो वो फरार हो जाएगा, और अगर वो फरार हुआ तो न जाने कितने और लोगों की जान जाएगी। 11 जनवरी 1982 दोपहर, अंबेडकर कॉलेज के बाहर सब कुछ तैयार था। हर अफसर अपनी जगह पर था। सांसें रोककर इंतजार हो रहा था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे, और फिर करीब 1:30 बजे सड़क के किनारे एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी का दरवाजा खुला। मान्या सुर्वे बाहर निकला। लंबा, चौड़े कंधे, तेज आंखें। वही शख्स जिसकी तस्वीर पुलिस की फाइलों में थी, वो आज सामने था। सीनियर अफसर यशवंत भिड़े ने उसे तुरंत पहचान लिया। उनके इशारे पर अफसर धीरे धीरे मान्या की तरफ बढ़ने लगे। पर मान्या का दिमाग उस पल भी काम कर रहा था। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ था जो सामान्य नहीं लग रहा था। वो छात्र जो किताबें लिए खड़े थे, उनकी आंखें किताबों पर नहीं थी। वो प्रोफेसर जो बातें कर रहे थे, उनकी नजरें उस पर थीं। एक पल में मान्या ने सब समझ लिया। उसने तुरंत अपनी जेब में रखी रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, पर पुलिस इस बार कोई मौका नहीं देना चाहती थी। इशाक बागवान और राजा तांबट ने बिना एक पल गंवाए गोलियां चलानी शुरू कर दी। हवा को चीरती हुई 5 गोलियां सीधे मान्या के सीने में जा लगी। एक गोली उसके कंधे को पार कर गई। मान्या लड़खड़ाया, उसके पांव जवाब दे गए, और वो जो पूरी मुंबई को झुकाता था, वो उस दोपहर उस सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ से तेजाब की वो शीशी छूट गई जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। शीशी जमीन पर गिरी, टूटी, और तेजाब खुद मान्या के ही शरीर पर बिखर गया। जो हथियार वो दूसरों के लिए रखता था, वो आज उसी पर गिरा था, जैसे किसी ने कोई संदेश दिया हो। पुलिस ने उसे उठाया और अपनी वैन में डाल दिया। उसे लोकमान्य तिलक अस्पताल की तरफ ले जाया गया, पर गोलियां
उसके शरीर को पूरी तरह छलनी कर चुकी थीं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मान्या सुर्वे की सांसें रुक गईं। मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया था। 11 जनवरी 1982 का वो दिन भारत के पुलिस इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह भारत का पहला डॉक्यूमेंटेड एनकाउंटर था। उस दिन के बाद से मुंबई में एक नया दौर शुरू हुआ, एनकाउंटर का दौर, जो आगे चलकर मुंबई पुलिस की पहचान बन गया और जिस पर सालों तक बहस होती रही। दाऊद इब्राहिम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पुलिस के हाथों खत्म करवा दिया था। मान्या के मरने के बाद दाऊद के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया और जो खालीपन मान्या ने छोड़ा उसे दाऊद ने भरा, धीरे धीरे, मजबूती से। और आने वाले सालों में दाऊद का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उसकी परछाई मुंबई से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। पर उस साम्राज्य की नींव में एक नाम दबा था, मान्या सुर्वे, क्योंकि दाऊद ने मान्या को देखकर सीखा था, उसकी ताकत से सीखा था, उसकी गलतियों से सीखा था और सबसे ज्यादा उसके अंत से सीखा था। यशवंत भिड़े, इशाक बागवान और राजा तांबड़, तीनों अफसर उस एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस के इतिहास में अमर हो गए। उन्हें तारीफें मिली, पुरस्कार मिले, पर जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वो कहते थे कि उस दिन के बाद तीनों में कुछ बदल गया था, जैसे कुछ जीता था और कुछ खोया भी था। मान्या सुर्वे की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक होनहार रसायन विज्ञान के छात्र की, जो 78% लेकर पास हुआ था, जो एक अच्छी नौकरी कर सकता था, एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकता था, पर एक झूठे केस ने, एक भ्रष्ट सिस्टम ने एक निर्दोष इंसान को हत्यारा बना दिया। यरवद्दा की उन दीवारों ने उसे वो नहीं दिया जो देना चाहिए था, न्याय। और जब इंसान को न्याय नहीं मिलता तो वो अपना न्याय खुद बनाता है, चाहे उस न्याय की कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मान्या हमेशा कहता था कि उसे इस सिस्टम ने बनाया है और शायद वो गलत नहीं था, पर जब उसने अपराध का रास्ता चुना तो वो भूल गया कि इस रास्ते की चमक बहुत थोड़े वक्त की होती है। इस रास्ते पर चलने वाले या तो जेल पहुंचते हैं या उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। एक शानदार दिमाग जो रसायन विज्ञान के प्रयोग कर सकता था, उसने हत्या की योजनाएं बनाई। जो हाथ कभी किताबें थामते थे, उन्होंने हथियार थामे। जो आंखें कभी सपने देखती थीं, उनमें सिर्फ बदले की आग रही। और अंत में वो खुद उसी खूनी खेल का हिस्सा बनकर उस दोपहर वड़ाला की उस सड़क पर हमेशा के लिए मिट गया। मुंबई आगे बढ़ गई, नए डॉन आए, नई कहानियां लिखी गईं, नए एनकाउंटर हुए। पर आज भी जब मुंबई के पुराने लोग परेल की उन गलियों से, दादर के उस बाजार से, वड़ाला के उस मोड़ से गुजरते हैं तो कभी कभी एक नाम होठों पर आ जाता है, बहुत धीरे से, जैसे कोई राज बताते हो, जैसे कोई पुरानी तकलीफ याद आ जाए। मान्या, बस मान्या।